Hello dear students, I Professor Agam Dalal on behalf of JK Shah Classes welcomes you all. Now without wasting much of your time, we will be starting with the revision of Companies Act 2013 starting with chapter number 1 till the end. Now this particular revision of company law will be divided into 3 to 4 videos, 3 to 4 partitions in which in the minimum time I will be covering all the critical points which may peep into the examination. This will not include each and every section. This will include each and every important section which is important for the examination. I have also given the notes over here which is the best summarized notes for your exam. You can revise these notes just before the day of the examination and you will be done with that section thoroughly. Now, सबसे पहला चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. इस चैप्टर के साथ साथ हम लोग कई कबार रूल्स भी देखेंगे विच इज कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014. मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. जो शॉर्ट फॉर्म मैंने नोट्स में यूज किए रहेंगे उस शॉर्ट फॉर्म का एलाबोरेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. सबसे पहला सेक्शन आएगा सेक्शन 149. आप लोग जानते हो कि हर एक कंपनी में एक लिमिट होती है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए ताकि कोई एक ही डायरेक्टर सब कुछ डिसाइड नहीं कर रहा, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए ताकि आपस में झगड़े ज्यादा नहीं हो रहे. As per section 149, कंपनी विल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए. एवरी कंपनी विल हैव बोर्ड विच विल इंक्लूड इंडिविजुअल्स एज द डायरेक्टर, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर बन सकते हैं. मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2, 1 पर्सन कंपनी है तो 1, क्योंकि शेयर होल्डर भी 1 हो तो चलता है. मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन एनी पर्टिकुलर कंपनी कैन बी 15. 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते. बट जो अल्टरनेट डायरेक्टर होता है, जो हम थोड़ा आगे रिवाइज करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है एज अ प्रॉक्सी, ये अल्टरनेट डायरेक्टर इस 15 की लिमिट में गिना जाता नहीं है, बिकॉज इट जस्ट रिप्लेस द ओरिजिनल डायरेक्टर. अगर किसी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो क्या करने का? तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़े. वी हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन सो दैट द मैक्सिमम नंबर कैन इंक्रीज बाय 15. नाउ अभी क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में मान लो सिर्फ 10 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो क्या करोगे? तो यहां पे मान लो आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो यू नीड टू पास 2 स्पेशल रिजोल्यूशन. 1 टू अमेंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, another one to increase the maximum number of directors from 15 as per the law. सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? कंपनी में, किसी भी कंपनी में एटलीस्ट एक डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो बंदा जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 182 डेज, 182 या उससे ज्यादा इंडिया में रुका हो. एक ऐसा रेजिडेंट डायरेक्टर हर एक कंपनी में कंपलसरी होना चाहिए ताकि अगर कंपनी में कुछ भी फ्रॉड होता है तो सीधा उसका गला दबाया जाए. पर कोविड के वजह से, कोविड-19 के वजह से फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 2021 सम रिलैक्सेशंस वर गिवन. ये रिलैक्सेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको वो याद भी नहीं रखने. नाउ यहां पे थोड़े 2 नोटिफिकेशन है. सबसे पहला, ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का जो क्राइटेरिया है वो सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है. जो एनजीओ होते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सेक्शन 8 कंपनी, इनके लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा. दूसरा, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी यानी कौन सी कंपनी? जिसमें एटलीस्ट 51% स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों का मिला के शेयर होल्डिंग हो, उसको भी क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है. ये दोनों एग्जम्पशन सिर्फ तभी ले पाएंगे व्हेन दे हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर 137 और एनुअल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92, दैट इज एनुअल रिटर्न. अगर ये दोनों भरने में कोई आपने डिफॉल्ट किया हुआ है तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, then original provision will be applicable. तो जहां पे in future I will be saying subject to 137 and 92, उसका मीनिंग क्या रहेगा? उसका मीनिंग ये रहेगा कि अगर ये कंपनी ने 137 या 92 फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न भरने में कोई डिफॉल्ट अगर किया है तो ये प्रोविजन का जो एक्सेप्शन है वो उसको कवर नहीं होगा, उसको ओरिजिनल प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा. सो दैट वाज सेक्शन 149. मैं थोड़ा हाफजार्ड मैनर में यहां पे आगे बढ़ूंगा. नाउ सेक्शन 164, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. यहां पे 3 सबसेक्शन है. 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 2, 164 सबसेक्शन 3. सबसे पहला 164 सबसेक्शन 1.
वो हर एक लोग जो किसी भी कंपनी में या तो डायरेक्टर बनना चाहते हैं या तो ऑलरेडी डायरेक्टर है, अगर नीचे में से कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, then they will be disqualified to be a director and as per section 167 they have to vacate their office. उनको अपनी ऑफिस खाली कर देनी पड़े। सबसे पहला, when they are declared by the court unsound mind, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है वो अनसाउंड माइंड है। दूसरा, when they are undischarged insolvent, undischarged insolvent यानी कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अभी तक उसने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया है। तीसरा, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी विच इज पेंडिंग, कोर्ट में उसने अप्लाई कर दिया है कि प्लीज डिक्लेयर मी एज ए इंसॉल्वेंट, पर अभी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, फिर भी ये बंदा डिस्क्वालिफाइड। अगर ऐसे बंदे को डायरेक्टर रखा तो वो कंपनी का पैसा अपनी डेट पे करने के लिए यूज कर लेगा ना। चौथा, कन्विक्टेड यानी कि कोर्ट का जजमेंट आ चुका, पेंडिंग नहीं है केस, जजमेंट आ चुका। कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस विच इंक्लूड मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, जिसके लिए कोर्ट ने उसे इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर दिया है नॉट लेस देन 6 मंथ। इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ यानी कि 6 महीने से कम इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर आया है तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। 6 महीने या उससे ज्यादा का इंप्रिजनमेंट अगर उसको दे दिया गया है तो उस सजा के खत्म होने के 5 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विच हैज नॉट elapsed फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस यानी इंप्रिजनमेंट का पीरियड खत्म होने के बाद 5 साल तक भी वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, उस 5 साल के बाद वो क्वालिफाइड, वापस वो डायरेक्टर बन पाएगा। पर याद रखना, अगर किसी भी केस में किसी भी एक इंडिविजुअल को कन्विक्ट किया गया फॉर इंप्रिजनमेंट विच इज 7 years और मोर देन दैट, 7 साल या उससे ज्यादा की सजा दी गई, तो वो लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ही कैन नॉट बिकम डायरेक्टर लाइफ टाइम। यहां पे इममटीरियल है वो कि अगर आपने अपील फाइल की तो भी आप डिस्क्वालिफाइड ही रहोगे। मान लो फ्यूचर अपील में आप जजमेंट जो आया वो आपके फेवर में आया तो आप वापस डायरेक्टर बन पाओगे, डिस्क्वालिफिकेशन निकल गया। पर एक बार जो जजमेंट आया उसके वजह से आप डिस्क्वालिफाइड तो हो ही जाओगे। दूसरा, एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल व्हिच हैज ऑर्डर्ड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, मान लो आपको इंप्रिजनमेंट नहीं हुई पर कोर्ट ने ही किसी एक केस के वजह से आपको ये ऑर्डर दे दिया कि यू कैन नॉट बिकम डायरेक्टर लेट्स से फॉर 7 years, तो उस कोर्ट के ऑर्डर के वजह से भी आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, फिर भले ही आपने अपील फाइल की है। If he is a shareholder of any company for which calls are in arrears for even more than or equal to 6 months, किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर हो, उन्होंने कॉल्स मंगवाए, आपने 6 महीने या उससे ज्यादा पीरियड के लिए वो अनपेड रखे, आप अपने खुद के कॉल्स इन अरियर्स पे नहीं कर सकते, कंपनी को क्या चलाओगे, और इसीलिए आप हो जाओगे डिस्क्वालिफाइड। शेयर्स अगर जॉइंट ओनर के नाम पे है, आप सेकंड ओनर हो, फर्स्ट नेम वाले बंदे ने पैसा नहीं भरा तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे बिकॉज यू आर सेकंड नेम इन दैट पर्टिकुलर शेयर। देन convicted for violation of section 188 in any of the last 5 years, related party transaction 188, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपने कोई वायोलेशन किया जिसके वजह से आपको इम्प्रिजनमेंट हुई, कन्विक्टेड, तो 5 साल के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। मान लो 188 का वायोलेशन किया पर उसमें आपको सिर्फ पेनल्टी देनी आई, यू आर नॉट कन्विक्टेड, आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई, तो फिर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। डिस्क्वालिफाइड तभी होंगे व्हेन यू आर कन्विक्टेड। यहां पे भी अगर आपने अपील फाइल की है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड तो हो ही जाओगे। नॉट कंप्लाइड विद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी तक नहीं लिया है, या नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 165, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 20 कंपनी में आप डायरेक्टर हो सकते हो, अगर 21वीं कंपनी में आप डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होना चाहते हो तो डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि मैक्सिमम 20 कंपनी में ऑलरेडी आप डायरेक्टर हो। यहां पे ये जो पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 7 था, दैट इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट और इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट और सेक्शन 188 वाला पॉइंट, जो भी ऑर्डर आता है वहां से लेकर 30 दिन तक आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, 31वें दिन से आप डिस्क्वालिफाइड। या तो मान लो आपने अपील की और अपील का कोई ऑर्डर आता है जहां अपील के ऑर्डर में आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो, तो अपील ऑर्डर से लेकर 7 दिन तक आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, 8वें दिन से डिस्क्वालिफाइड। यानी कि ऑर्डर आने के साथ साथ तुरंत ही डिस्क्वालिफाइड नहीं हो जाओगे, मेन ऑर्डर के 30 दिन तक और अपील के ऑर्डर के 7 दिन तक आप अपनी पोस्ट पे रह सकते हो। नाउ सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, देखो 164 सबसेक्शन 1 में डायरेक्टर्स खुद कुछ गलतियां करता था। 164 सबसेक्शन 2 जहां पे कंपनी, जहां पे वो ऑलरेडी डायरेक्टर है, वो कंपनी कोई डिफॉल्ट कर रही है, उसके वजह से उसके हर एक डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो अगर इस कंपनी को नहीं संभाल सकते दूसरी कंपनी को क्या संभालेंगे।
ये जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होता, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो गवर्नमेंट कंपनी ने 137 और 92 में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। कब आएगा डिस्क्वालिफिकेशन? डिस्क्वालिफिकेशन विल बी इफ company failed to file financial statement or annual return for continuous period of 3 years। किसी भी कंपनी ने लगातार 3 साल तक या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न अपलोड नहीं किया एमसीए की साइट पे, आरओसी को फर्निश नहीं किया, दोनों का दोनों नहीं, कोई भी एक चीज भी अगर 3 साल तक आपने सबमिट नहीं की तो भी उस कंपनी के हर एक डायरेक्टर हो जाएंगे डिस्क्वालिफाइड। या तो कंपनी हैज मेड अ फेलियर टू रीपे 3D। 3D का मीनिंग क्या होगा? डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है, डिबेंचर उसका प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट, या तो डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट अलोंग विथ इंटरेस्ट। ये तीन में से कोई भी एक चीज अगर आपने ड्यू हो गई, उसके 1 साल तक भी पे नहीं की, 1 साल तक भी अरियर्स में है, तो 1 साल के बाद जैसे ही वो 1 साल डिक्लेरेशन से खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपके हर एक डायरेक्टर हो जाएंगे डिस्क्वालिफाइड। कितने टाइम तक डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे? 5 साल तक। वो लोग 5 साल तक उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे या किसी दूसरी कंपनी में भी अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। अगर किसी दूसरी कंपनी में वो ऑलरेडी डायरेक्टर है अपार्ट फ्रॉम दिस डिफॉल्टिंग कंपनी, तो वो हर एक कंपनी में से आज के आज वो लोग रिजाइन कर देंगे, दे विल वैकेट देयर ऑफिस। तो क्या डिफॉल्टिंग कंपनी में भी आज के आज वो लोग वैकेट कर देंगे? नहीं। सेक्शन 167 का प्रोवाइजो क्या बोलता है? अगर कोई भी डायरेक्टर ऐसा है जो डिस्क्वालिफाइड हुआ बिकॉज ऑफ सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 जो हमने अभी अभी देखा, तो डिफॉल्टिंग कंपनी में वो कंटिन्यू ही रहेगा जब तक उसकी टर्म चल रही है। टर्म खत्म हो गई उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। पर इस कंपनी के अलावा जितनी कंपनी में वो डायरेक्टर है आज के आज वो वैकेट कर देगा। देखो क्या लिखा है, he can't be reappointed in any other company also for the period of 5 years from the date of default, that is 1 साल खत्म होने के बाद। And if he is a director in any other company then sudden vacation and can't be reappointed। No vacation in defaulting company till his tenure get over, but then no reappointment after the tenure। यहां पे याद रखिएगा सिर्फ डिविडेंड, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट को इंक्लूड किया गया है। अगर आपने डिफॉल्ट किया टू रीपे एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टू एनी बैंक, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने पीरियड तक रहेगा? इट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। हाँ, मान लो फ्यूचर में कंपनी इस डिफॉल्ट को क्योर कर लेती है, रीपेमेंट कर देती है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन तो कंटिन्यू ही रहेगा। और अगर ये सारे डायरेक्टर्स की जगह पे नए डायरेक्टर आते हैं तो उनको 6 महीने का टाइम दो ये सारे डिफॉल्ट करेक्ट करने का। अगर वो नए डायरेक्टर 6 महीने में भी ये सारे डिफॉल्ट करेक्ट नहीं कर पाते तो वो लोग भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ? इफ न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड टू सच डिफॉल्टेड कंपनी, नो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164 सबसेक्शन 2 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 6 महीने तक वो लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। 164 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए। हाँ, वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है वो डीम्ड प्राइवेट कंपनी होती है, पर यहां पे एक्सेप्ट सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, और इसीलिए वो प्राइवेट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी, उसकी सब्सिडरी है बी प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको पता होगा एज पर द डेफिनेशन अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। भले ही वो प्राइवेट कंपनी है एज पर एमओए एओए, पर ये कंपनी बन जाएगी पब्लिक कंपनी, उसको सारे रूल्स अप्लाई होंगे एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, और इसीलिए उसको 164 सबसेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा। क्या लिखा है? वो लोग चाहे तो थोड़े एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन अपने आर्टिकल्स में डाल सकते हैं, यानी कि 164 1 और 2 तो कंटिन्यू रहेगा, उसके अलावा वो लोग कोई डिस्क्वालिफिकेशन डालना चाहते हैं तो वो लोग डाल सकते हैं, जैसे कि 40 से ज्यादा उम्र के लोग डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, या बिलो ग्रेजुएट अगर क्वालिफिकेशन है आपका तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, वगैरह वगैरह। नाउ सेक्शन 165 का एक रेफरेंस आया था डिस्क्वालिफिकेशन में। लेट अस लर्न दैट सेक्शन 165। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। कोई भी एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है? द आंसर इज मैक्सिमम 20 कंपनीज। एक साथ 20 कंपनी में आप डायरेक्टर रह सकते हो। ये 20 जब आप गिन रहे हो तो कौन सी कंपनी नहीं गिनोगे? It will be section 8 company which has not defaulted in 137 and 92 and even a dormant company जिसने dormant का status ले लिया है, inactive company। तो अगर आप एक section 8 कंपनी हो या तो dormant कंपनी हो,
और आप उसमें डायरेक्टर हो तो वो 20 की लिमिट में नहीं गिना जाएगा। तो मान लो आप दूसरी 20 कंपनी 20 फॉर एग्जांपल 20 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो, तो उसके अलावा आप चाहे उतनी सेक्शन 8 कंपनी में, चाहे उतनी डोरमेंट कंपनी में भी डायरेक्टर रह सकते हो, क्योंकि वो 20 की लिमिट में तो गिना ही नहीं जाता। ये जो 20 की लिमिट है उसके अंदर पब्लिक कंपनी कितनी हो सकती है, वो मैक्सिमम 10 हो सकती है। यानी मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी एंड ओवरऑल 20 टोटल कंपनी। कोई भी एक कंपनी के शेयर होल्डर अगर चाहे कि हमारा डायरेक्टर तो हमारे लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपना डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है उस लिमिट को रिड्यूस कर सकते हैं। बढ़ा नहीं सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। यानी मैं कंपनी का शेयर होल्डर, मैं चाहता हूं कि मेरा डायरेक्टर दूसरी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। मैं अपनी कंपनी में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा सकता हूं कि मेरा ये डायरेक्टर दूसरी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेगा, फिर चाहे लॉ उसे 20 कंपनी में अलाउ करता है। तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है। बढ़ा नहीं सकते, लिमिट कम कर सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन का आपने वायोलेशन किया तो क्या, अभी ध्यान से सुनिए। एक अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो अभी तक मॉड्यूल ने आईसीआई के मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। बट एज इट हैज बीन एनेक्टेड बिफोर 6 months ऑफ योर एग्जामिनेशन, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपकी जो आरटीपी आएगी उसमें वो अमेंडमेंट्स इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ज्यादातर अमेंडमेंट्स में पेनल्टीज चेंज हुई है। मैं यहां पे आपको अमेंडेड पेनल्टीज ही पढ़ा रहा हूं। अगर मान लो, चांसेस बहुत ही कम है, पर अगर मान लो ऐसा हुआ कि आरटीपी में ये अमेंडमेंट इंक्लूडेड नहीं है, तो पेनल्टीज आपको सिर्फ आपकी मॉड्यूल से एक बार रेफर कर लेनी होगी। मैं यहां पे आपको अमेंडेड चीजें पढ़ा रहा हूं। अगर 165 का वायोलेशन हुआ, 20 से ज्यादा कंपनी में आप डायरेक्टर रहे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर अगर रहे तो पेनल्टी लगेगी 2000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। यानी कि जिस दिन आपने ये कॉन्ट्रावेंशन किया उसके बाद के हर एक दिन के लिए 2000 रुपए की पेनल्टी, मैक्सिमम 2 लाख तक। पर कोई भी एक बंदा एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सेक्शन 151 में पढ़ेंगे, एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनी में ही एक साथ डायरेक्टर रह सकता है। ओके, नाउ सेक्शन 167, वैकेशन ऑफ ऑफिस। आप डिस्क्वालिफाइड तो हो गए, पर डिस्क्वालिफाइड बन के करोगे क्या? आपको अपनी ऑफिस छोड़ देनी पड़े, आपकी डायरेक्टरशिप आपको छोड़ देनी पड़े। तो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे आपको अपनी डायरेक्टर की कुर्सी छोड़ देनी पड़े? यू हैव टू वैकेट योर ऑफिस। ये बताया गया है सेक्शन 167 के अंदर। If a person is disqualified under 164, he has to vacate the office under 167. Or if the director is absent from all the board meeting for 12 months with or without leave, जब से उसने लास्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड की थी तब से लेकर 12 महीने तक कोई भी बोर्ड मीटिंग में वो अटेंड नहीं रहा, उसने पहले से छुट्टी ली हुई थी नहीं ली हुई थी, इट इज इममटीरियल। अगर 12 महीने तक कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया तो वो अपनी ऑफिस छोड़ देगा, वैकेट कर देगा। यानी कि बोर्ड मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी हो गया। एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट उसने नहीं दिया, जानबूझ के मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, अगर उसने 184 का कॉन्ट्रावेंशन किया या तो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसे वैकेट कर देनी पड़े अपने ऑफिस। इफ इज डिस्क्वालिफाइड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये तो सेक्शन 164 में भी लिखा हुआ था। मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एन इम्प्रिजनमेंट मोर देन और इक्वल टू 6 months, ये भी सेक्शन 164 में लिखा हुआ था। तो 164 के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से तो आप एनीवेज वैकेट कर ही देने वाले हो। सेक्शन 169, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अगर आपको रिमूव करते हैं तो भी आपको अपनी ऑफिस छोड़ देनी पड़े, यू हैव टू वैकेट योर ऑफिस। एंड if he was director because of any other employment, he is removed from that employment. For example, just एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो गवर्नमेंट में कोई एक मंत्री है जो उस मंत्री होने के वजह से किसी गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर है। अगर मान लो वो मंत्री के पद को छोड़ देता है तो उसे कंपलसरी वो डायरेक्टरशिप भी छोड़ देनी पड़े। ऐसा कई बार होता है कि when a person manager of bank is appointed as a nominee director in any particular bank, पर्टिकुलर कंपनी जिसको उन्होंने लोन दिया है, अगर एज अ मैनेजर वो बैंक की जॉब छोड़ रहा है तो वो ये डायरेक्टर की जॉब भी छोड़ देगा। यही यहां पे लिखा हुआ है। अगर सेक्शन 167 का आपने वायोलेशन किया, यानी कि जानबूझ के, आपको पता है कि आपको ऑफिस वैकेट करनी है पर जानबूझ के आप ऑफिस में बने रहे, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट तो होगा, पर साथ साथ में पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख से लेकर, मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक। ये पेनल्टीज याद रखना,
एग्जाम में आती है। अच्छा, मान लो कंपनी के हर एक डायरेक्टर ने वैकेट कर दिया तो क्या होगा? तो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर की मीटिंग कौन बुलाएगा? तो जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद यानी कि आरओसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। प्राइवेट कंपनी यहां पे भी अगर चाहे तो वैकेशन की थोड़ी दूसरी कंडीशन ऐड कर सकती है, सेम लाइक 164। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे आता है वुमेन डायरेक्टर, जो कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनको कंपलसरी कर दिया कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर तो रखना ही पड़े। रूल नंबर 3 ऑफ द रूल्स प्लस सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 क्या बोलता है? कौन सी कंपनी को मैंडेटरी है वुमेन डायरेक्टर रखना? अ लिस्टेड कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी होती है वो, याद रखिए बहुत सारे कंडीशंस तो ऐसे है जो लिस्टेड कंपनी को तो ऑलवेज एप्लीकेबल होते ही। अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि यहां पे प्राइवेट कंपनी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पर कौन सी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा। देखो एंड नहीं है, बीच में और है। पेड अप शेयर कैपिटल या तो 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो जाके आप वुमेन डायरेक्टर को, एक वुमेन डायरेक्टर को एटलीस्ट आपको अपॉइंट करना पड़े। अच्छा, ये 100 करोड़ की लिमिट और 300 करोड़ की लिमिट कब की देखनी है? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपका लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है उसकी फिगर्स आपको देखनी है। नई कंपनी अगर ऐसी इंकॉर्पोरेट होती है तो कितने टाइम में वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेना पड़े? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। मान लो किसी वजह से वुमेन डायरेक्टर ने ऑफिस को वैकेट कर दिया बिकॉज ऑफ एनी डिस्क्वालिफिकेशन और बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन और बिकॉज ऑफ एनी अदर इश्यू। अगर एक ही वुमेन डायरेक्टर थी, फॉर एग्जांपल किसी लिस्टेड कंपनी में एक ही वुमेन डायरेक्टर है, वो वैकेट कर दी ऑफिस, तो ये वैकेंसी कंपलसरी फिलअप करनी पड़े। पर वो कितने टाइम में फिलअप होगी, कौन फिलअप करेगा? इट विल बी फाइल्ड अप विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे फिलअप करेंगे अप टू द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तब तक, या तो वैकेंसी हुई उसके 3 महीने तक, विच एवर इज लेटर। यानी मान लो एक वुमेन डायरेक्टर ने ऑफिस को वैकेट किया 1 मई 2020 को, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली है 1 नवंबर 2020 को, तो मुझे बताइए वैकेंसी कब तक फिल करनी पड़े? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, यानी कि 1 मई से लेकर 3 महीने, यानी कि 1 अगस्त, लेट अस से 31 जुलाई 2020, और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 1 नवंबर 20, विच एवर इज लेटर, यानी कि 1 नवंबर 2020। इस दिन तक आपको नया वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर देना पड़े। ओके, देन सेक्शन 160, राइट ऑफ द पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, और रूल नंबर 13। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर किसी भी एक बंदे को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो क्या करना पड़े? दिस आई कैन से एज अ जनरल प्रोसेस, टू अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर इन द कंपनी। आप सबको पता रहेगा कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर जो होता है वो जनरली 3 सेक्शन के थ्रू अपॉइंट होता है। जो सबसे पहला डायरेक्टर होता है वो अपॉइंट होता है थ्रू सेक्शन 152। जनरली अगर किसी भी साल में शेयर होल्डर के द्वारा कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है, जो मैक्सिमम शेयर होल्डर ही अपॉइंट कर सकते हैं, तो सेक्शन 160। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो सेक्शन 161। एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग सेक्शन 160, जहां पे शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करेंगे। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आपको पहले बता रहा हूं। मैंने यहां पे नोट्स इस तरीके से बनाई है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, प्लस अगर आप चाहे तो एग्जाम के पिछले दिन मॉड्यूल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट इसमें कवर हो गया। सी, मैंने यहां पे एग्जांपल्स को कवर नहीं किया है बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स। आपको कम टाइम में ज्यादा रिवाइज करना है। अगर आपको इसका थोड़ा ज्यादा एग्जॉस्टिव वर्जन चाहिए, विथ ऑल द एग्जांपल्स इंक्लूडेड इन दैट, विथ ऑल द मॉड्यूल क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दैट, विद द रीडिंग ऑफ मॉड्यूल, वो भी मैंने कवर किया हुआ है, बट दैट इज इन द फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ online.jkshah क्लासेस, जो ऑलरेडी लिस्टेड है। आप वहां पे जाके वो फास्ट ट्रैक कोर्स ले सकते हो, जहां पे और ज्यादा एग्जॉस्टिवली ये सारी चीजें कवर्ड है। सेक्शन 160 की प्रोसेस क्या है? कभी भी कंपनी की जनरल मीटिंग, चाहे वो एजीएम है या तो ईजीएम, उसके एटलीस्ट 14 दिन पहले, एटलीस्ट 14 डेज प्रायर टू दैट जनरल मीटिंग, एक एप्लीकेशन देनी पड़े कंपनी को कि मैं एक बंदा हूं, या मिस्टर एक्स इज अ पर्सन हु वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ये 1 लाख रुपए की डिपॉजिट रखो, उसका आपकी कंपनी में इतना शेयर होल्डिंग है वगैरह।
कंपनी क्या करेगी, 7 दिन के पहले सारे शेयर होल्डर्स को उनको इंडिविजुअली बताना पड़े या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज दे देनी पड़े कि इस बंदे को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, और मीटिंग में इसके लिए वोटिंग होगी। मीटिंग में मान दो उस बंदे को 75% या उससे ज्यादा वोट मिल गए, वो डायरेक्टर बन जाएगा, और उसको एप्लीकेशन का पैसा जो है 50% से ज्यादा वोट मिल गए, नॉट 75%, 50% से ज्यादा वोट मिल गए तो वो डायरेक्टर बन जाएगा, प्लस उसको जो ये सिक्योरिटी का पैसा था 1 लाख वो वापस कर देने का। अगर उसको वोट मिले 25% से ज्यादा, डायरेक्टर नहीं बन पाएगा पर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वापस दे देने का। अगर उसको वोट मिला 25% से भी कम तो वो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता और ये डिपॉजिट का पैसा उसे वापस भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, at least 14 days before the general meeting a notice is to be given in writing to the company। वो कोई भी दे सकता है, चाहे वो मेंबर है, शेयर होल्डर है या नहीं है, with a deposit of ₹1 lakh or a higher amount if written in AOA। पर अगर वो निधि कंपनी है तो 1 लाख की जगह पे सिर्फ देना पड़ेगा 10,000 रुपया। निधि कंपनी, you must be knowing, a company which is solely incorporated to increase the habit of thrift and savings in the members। ये 1 लाख रुपए की डिपॉजिट कब नहीं देनी है, जब अपॉइंटमेंट करनी है किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, या तो किसी ऐसे डायरेक्टर की हु इज रेकमेंडेड बाय एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, और अगर वो एनआरसी की कमिटी नहीं है तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तब ये 1 लाख रुपए का पैसा देने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होगा, कंपनी विल सेंड इंडिविजुअल नोटिसेस टू ऑल द मेंबर्स अबाउट सच प्रपोज्ड कैंडिडेचर थ्रू ईमेल और इन राइटिंग प्लस टू बी पोस्टेड ऑन वेबसाइट। हर एक को इंडिविजुअली बता दो, पर ये हर एक को इंडिविजुअली बताने की जरूरत नहीं है। कब, when at least 7 days before AGM company has given an advertisement in at least 1 vernacular newspaper, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है वो, प्लस 1 इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर which is published generally in that particular local limits। अभी मीटिंग में क्या होगा, वोटिंग होगी। अगर 50% से ज्यादा वोट में उसको फेवर मिला तो वो डायरेक्टर बन जाएगा और उसकी डिपॉजिट को रिफंड कर देना पड़े। यानी कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अगर उसको 25% से ज्यादा वोट मिले तो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, पर हां उसकी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगी। अगर 25% से कम वोट मिला तो वो डायरेक्टर भी नहीं बन पाएगा और उसको रिफंड भी नहीं मिलेगा, अफसोस। हां, पर एक एक्सेप्शन है, अगर 25% या उससे कम वोटिंग मिला और अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो चलो डायरेक्टर तो नहीं बन पाएगा, पर डिपॉजिट का पैसा वापस देना है कि नहीं देना ये बोर्ड डिसाइड करेगा। यानी इसमें कंपलसरी फोरफिट कर लेना ऐसा नहीं है, अगर बोर्ड चाहे तो ये पैसा उसे वापस लौटा भी सकता है। याद रखना, मैं एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 161, जहां पे हम देखेंगे डायरेक्टर्स खुद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। अगर ऐसे डायरेक्टर को हमें नॉर्मल डायरेक्टर बनाना है, हमें रीअपॉइंट करवाना है, तो हमें उसे सेक्शन 160 की प्रोसेस के थ्रू ही लाना पड़े, कंपलसरी है वो। याद रखना, जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे उन्हें कंपलसरी शेयर होल्डर को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, और जो डायरेक्टर को शेयर होल्डर अपॉइंट करना चाहते हैं दे हैव टू कंपलसरी फॉलो द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 160। यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। The whole process of section 160 is not applicable to a private company and a 100% government company। 100% गवर्नमेंट कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जहां पे प्रैक्टिकली 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का है। प्राइवेट कंपनी और ये 100% गवर्नमेंट कंपनी को ये पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, दे कैन डायरेक्टली अपॉइंट अ डायरेक्टर बाय द रिजोल्यूशन। पर ये एक्सेप्शन तभी एप्लीकेबल होंगे जब उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है अंडर 137 एंड 92। फिर मैंने ये बोला था कि सबसे पहले डायरेक्टर कंपनी के अपॉइंट कैसे होते हैं, सेक्शन 152 के थ्रू। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखना सेक्शन 152 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे ये तो बताया गया है, उसके साथ साथ पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर की रोटेशन करनी होती है उसके प्रोविजन भी इंक्लूडेड है। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये पर्टिकुलर सेक्शन पूछा जाता है। क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, कौन फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होगा, हु इज नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि दिस विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर, वो लोग डायरेक्टर बन जाएंगे। और पर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, फर्स्ट डायरेक्टर का कोई क्लॉज उसमें नहीं है, तो जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया, दोज इंडिविजुअल सब्सक्राइबर विल बिकम द डायरेक्टर, और वो तब तक डायरेक्टर रहेंगे जब तक वो लोग जनरल मीटिंग बुला के नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करवाते।
एक बार ये सबसे पहले डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, उसके बाद क्या, याद रखिए एक जनरल प्रोसेस, एक डायरेक्टर तभी डायरेक्टर बन पाएगा जब उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है अंडर सेक्शन 152, यानी कि डिन नंबर होना कंपलसरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में पता ही रहेगा, सबसे पहला स्पाइसमैन फॉर्म ही आता है जिसमें डिन की एप्लीकेशन साथ साथ में ही हो जाती है। यहां पे एक प्रोसेस है, किसी भी डायरेक्टर को कभी भी अपॉइंट कर रहे हो, आइदर इन 152 और अंडर सेक्शन 160 और इवन इन सेक्शन 161, उस डायरेक्टर की पहले कंसेंट लो कि आई एम ओके टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, वो कंपनी को देगा अंडर DIR 2 उसकी अपॉइंटमेंट के पहले, और वो अपॉइंट हो जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी फाइल करेगी DIR 12 टू ROC, ये कंपलसरी है। ये फाइल नहीं किया तो वो डायरेक्टर तो रहेगा पर कंपनी को पेनल्टी लग जाएगी। ये जो DIR 2 और DIR 12 वाला सिनारियो है वो गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे डायरेक्टर खुद गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए है। अगर गवर्नमेंट ने ही खुद डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं तो वो थोड़ी अपने आप को फॉर्म फाइल करेंगे, सिंपल। यहां तक हमने जो पढ़ा वो सबको एप्लीकेबल था। अब जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 152 में, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ पब्लिक कंपनी, यानी कि ये जो मैं रोटेशन का कंसेप्ट अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, रोटेशन ऑफ द डायरेक्टर, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू OPC, इट इज जस्ट फॉर अ पब्लिक कंपनी। एक बार आपकी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तो वो परपेचुअल थोड़ी रहेगा। इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, बहुत सारे लोग अटैच्ड है ना आपकी कंपनी के साथ, एक ही डायरेक्टर को अगर लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट कर दिया, डोंट यू थिंक उसकी परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा कंपनी पे? वो कंपनी में प्रोप्राइटरशिप के जैसे डिसीजन लेने लगेगा और उसे लिए उसे एक डर बताना पड़े कि तू कभी भी रिटायर हो सकता है, तेरी जगह कोई दूसरा आएगा, तू जो फ्रॉड करेगा वो दूसरा पकड़ लेगा। यानी कि उस डायरेक्टर को अल्टीमेट पावर मत दे दो। और यही बोलता है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 जो डिस्क्राइब करता है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। ये क्या बोलता है, सिंपल, अगर किसी पब्लिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऐसा लिखा है कि आपके हर एक डायरेक्टर कंपलसरी रिटायर होंगे रोटेशन के थ्रू, देन वेरी गुड। पर अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कंपलसरी आपके डायरेक्टर की टोटल जो स्ट्रेंथ है उसके 2/3 डायरेक्टर रिटायर होंगे ही होंगे बाय वे ऑफ रोटेशन। यानी कि मान लो मेरी कंपनी के टोटल डायरेक्टर 12, तो कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे रोटेशन से? 2/3, 2/3 ऑफ 12 विल बी 8 डायरेक्टर्स। यानी कि कोई भी 4 डायरेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो परमानेंट हो, पर बाकी के 8 डायरेक्टर को कभी ना कभी तो रिटायर होना पड़ेगा। फिर चाहे रिटायर होके वही रीअपॉइंट हो सकते हैं, पर एक बार रिटायर तो हो ही जाना पड़े, डायरेक्टर की पोस्ट एक बार तो छोड़ ही देनी पड़े। तो क्या बोला, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल रिटायर बाय रोटेशन। अगर ये 2/3 करने से फ्रैक्शन में नंबर आता है तो हायर साइड पे ले लेने का, पर ये टोटल 8 डायरेक्टर एक साथ थोड़ी रिटायर होंगे। इन 8 में से 1/3 1/3 1/3, यानी कि पहले साल में 8 का 1/3 रिटायर होगा, दूसरे साल में बाकी में से जो बचा टोटल 8 का 1/3 अगेन, और तीसरे साल में बाकी के डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे। कैन आई से किसी भी रिटायरिंग डायरेक्टर की मैक्सिमम टेन्योर 3 साल की होती है, क्योंकि 1/3 1/3 और 1/3 करने पे 3 साल पे तो एंड हो ही जाएगा ना उसकी टेन्योर का एटलीस्ट। तो 1/3 ऑफ सच 2/3 शैल रिटायर बाय रोटेशन इन एवरी AGM। टोटल 2/3 रिटायरिंग होने चाहिए, इस टोटल 2/3 के 1/3, ये 1/3 आपको 12 का नहीं करना है, 8 का करना है। 1/3 ऑफ दिस 2/3 विल रिटायर इन एवरी AGM। अगर ये 1/3 करने से फ्रैक्शन आता है तो नियरेस्ट नंबर ले लेने का। यहां पे जब आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स गिन रहे हो तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को काउंट नहीं करोगे। मान लो मेरी कंपनी में टोटल 15 डायरेक्टर, जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 1 नॉमिनी डायरेक्टर है, तो कितने डायरेक्टर ऐसे जिसका मैं 2/3 करूंगा रोटेशन देखने के लिए? ये 15 में से 3 और 1 को नहीं गिनूंगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनी डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड। बाकी बचे 11, उस 11 का 2/3 करूंगा। कौन से ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो हमेशा नॉन रोटेशनल रहेंगे? बट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर जो नॉन रोटेशनल रहते हैं। दूसरा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर, सेक्शन 163 152 ये सब हम देखेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये जो 4 डायरेक्टर मैंने यहां पे बताए वो हमेशा नॉन रोटेशनल रहेंगे। उनकी टेन्योर उन पर्टिकुलर सेक्शन में लिखी गई है वहीं फॉलो करने की, रिटायरमेंट उनका नहीं होगा, ये रोटेशन उनका नहीं होगा।
ये जो मैंने बोला कि हर एजीएम में 1/3 रिटायर होंगे, सिलेक्ट कैसे करें कि 8 में से कौन से डायरेक्टर सबसे पहले जाएंगे, कौन से डायरेक्टर दूसरी मीटिंग में जाएंगे? सिंपल। सबसे पहले ये देखो कि ये जो 8 डायरेक्टर है उनमें से कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है इस कंपनी में, सबसे ज्यादा टेन्योर अब तक कितने की है। वो जो सबसे ज्यादा टेन्योर वाला है वो सबसे पहले रिटायर होगा। मान लो सबकी टेन्योर इक्वल है, तो सेम टेन्योर है, तो म्यूचुअल कंसेंट अंदर अंदर तय करो कौन सबसे पहले जाएगा, कौन दूसरी एजीएम में जाएगा। मान लो कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो रही है, अंदर अंदर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको लकी ड्रॉ सिस्टम बाय लॉट चिट निकाल के डिसाइड करना पड़े। ये जो रिटायर हुए उनकी जो कैजुअल वैकेंसी हो गई वो फिलअप कब कर पाओगे? उसी एजीएम में कर पाओगे। मान लो वो जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे आपको दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट करवाने हैं, तो उसी एजीएम में सेक्शन 160 फॉलो करके उस वैकेंसी को फिलअप कर दो और नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो, या तो एडजॉर्न मीटिंग में भी कर सकते हो। अगर ये पर्टिकुलर मीटिंग्स में ये वैकेंसी फिलअप नहीं हुई तो क्या? तो जो डायरेक्टर रिटायर हुए रोटेशन से वो डीम्ड रीअपॉइंट हो जाएंगे, जो जनरली हर एक कंपनी में होता है। रिटायर हो रोटेशन के थ्रू, कोई दूसरा डायरेक्टर जनरली अपॉइंट नहीं होगा, तो वही के वही डायरेक्टर्स वापस रीअपॉइंट हो जाएंगे, बस उसकी टेन्योर अलग से चालू हो जाएगी। पर कब कब ये डायरेक्टर डीम्ड रीअपॉइंट नहीं होंगे? सी, कैजुअल वैकेंसी अगर मान लो 160 की प्रोसेस फुलफिल करके फिलअप हो गई, कोई दूसरा डायरेक्टर उनकी जगह पे आ गया, तो बट ऑब्वियसली वो लोग डीम्ड रीअपॉइंट नहीं होने वाले। पर अगर मान लो उनकी जगह पे कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं आया, तो वो लोग डीम्ड रीअपॉइंट हो जाएंगे सेक्शन 160 फॉलो किए बिना। पर कुछ ऐसे केसेस है जहां पे वो लोग डीम्ड रीअपॉइंट नहीं होंगे, वो जगह खाली ही रखनी पड़ेगी। ऐसे कौन से केसेस है? सबसे पहला, नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड नाउ। वो लोग जिस दिन रिटायर बाय रोटेशन हुए उसी दिन उनको कुछ डिस्क्वालिफिकेशन आ गया 164 का, तो अभी डीम्ड रीअपॉइंट कैसे करूं? वो तो डिस्क्वालिफाइड है। दूसरा, उन्होंने खुद ही एक रिटर्न कंसेंट दिया कि मैं अभी इस कंपनी में डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, आई एम अनविलिंग टू बी अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी नाउ। तो अगर उन लोगों ने रिटर्न में अपनी अनविलिंगनेस डिस्क्लोज की हुई है तो वो डीम्ड रीअपॉइंट नहीं होंगे, वो जगह खाली पड़ी रहेगी। या तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजोल्यूशन पास किया गया है कि इस जगह पे कोई दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं होगी और ये रिटायरिंग डायरेक्टर भी रीअपॉइंट नहीं होंगे, वो लोग ये जगह भरना ही नहीं चाहते, ऐसा रिजोल्यूशन पास हुआ है, तो भी वो लोग डीम्ड रीअपॉइंट नहीं होंगे। रिजोल्यूशन फॉर एनी सच रीअपॉइंटमेंट वाज पुट टू वोट एंड लॉस्ट। कोई दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करने का एक रिजोल्यूशन पास करवाना चालू किया, पर किसी केओस के वजह से या किसी दूसरे प्रॉब्लम के वजह से वो रिजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया, दैट मींस जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर के दिल में कहीं ना कहीं ये है कि हमें नए डायरेक्टर चाहिए। एंड लास्ट, वायोलेशन ऑफ सेक्शन 162। ये 162 क्या है? ये क्या बोलता है कि जब भी आप किसी दूसरे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते हो बाय फॉलोइंग सेक्शन 160, हर एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन अलग अलग होना चाहिए। 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, यानी कि एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक ही रिजोल्यूशन नहीं चलेगा। हाँ, मान लो सबसे पहले आपने हर एक शेयर होल्डर को पूछा था कि हम क्या एक ही रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और यूनानिमसली हर एक शेयर होल्डर ने अग्री 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 बोल दिया, तो जाके आप एक से ज्यादा डायरेक्टर एक ही रिजोल्यूशन से पास कर पाओगे। क्या बोलता है 162? देखो, ईच अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हैज टू बी वोटेड इंडिविजुअली अनलेस अ प्रपोजल ऑफ सिंगल वोट इज अप्रूव्ड यूनानिमसली बिफोर सच रिजोल्यूशन। तो पहले मैं सबको पूछता हूं कि हम 2 डायरेक्टर को एक ही रिजोल्यूशन से पास कर सकते हैं, सब लोग बोलते हैं हाँ, फिर मैं एक रिजोल्यूशन पास करवा के 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करता हूं, दैट इज वैलिड। पर ऐसा पहले यूनानिमस अप्रूवल नहीं लिया, उसके बगैर ही 2 डायरेक्टर को एक ही रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर दिया, तो उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगी, इट विल बी इनवैलिड। यहां पे 152 और 162 को हम लोग ज्वाइंट कैसे कर सकते हैं, समझो। इस एजीएम में 1/3 ऑफ 2/3 यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी रिटायर हो गए रोटेशन की वजह से। उनकी जगह पे पी एंड क्यू को अपॉइंट कराया सेक्शन 160 के थ्रू, पर गड़बड़ी ये हो गई कि 162 का वायोलेशन हो गया। पी और क्यू को एक ही रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर दिया विदाउट टेकिंग यूनानिमस रिजोल्यूशन। ये गलत कर दिया। पी एंड क्यू इज नाउ डिस्क्वालिफाइड, दे कैन नॉट कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, उनकी अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड है, तो ये जगह वापस खाली हो गई। बट दैट डज नॉट मीन कि ए और बी वापस डीम्ड रीअपॉइंट हो जाएंगे, नहीं, यहां पे वो लोग वापस डीम्ड रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे,
That is how section 152 and 162 jointly works. ये जो सेक्शन 162 है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी और 100% गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी के केस में 100% गवर्नमेंट कंपनी के केस में वो लोग चाहे उतने डायरेक्टर एक ही रिजोल्यूशन से अपॉइंट करवा सकते हैं, यूनानिमस रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं रहेगी। जिस कंपनी को सेक्शन 162 एप्लीकेबल होता है, अगर वो लोग उसके वायोलेशन में, उसके कॉन्ट्रावेंशन में डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो क्या होगा, तो वो हर एक रिजोल्यूशन हो जाएगा वॉइड। Are you understanding this? Yes or no? So that was section 152, appointment of first director and rotation of the director. अब आता है section 161, appointment of directors by board of director. Generally कंपनीज एक्ट 2013 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 4 ही डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, 4 टाइप के डायरेक्टर को। बाकी हर एक डायरेक्टर कंपलसरी 160 फॉलो करके कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर। अब ये 4 टाइप के डायरेक्टर कौन से? सबसे पहला आता है एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। अब ये एडिशनल डायरेक्टर क्या है? जब भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अचानक बहुत कम डायरेक्टर हो गए, जो स्टैट्यूटरी लिमिट से भी कम हो गए शायद, या अचानक आपको नए डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप उसी वक्त बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग की नोटिस दो, शेयर होल्डर्स को बुलाओ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाओ, सेक्शन 160 की प्रोसेस फॉलो करो। इतना टाइम नहीं है आपके पास, आपको तो ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट अभी के अभी फुलफिल करनी है। तो बोर्ड को ये पावर दिया जाता है थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ये पावर नहीं दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अगर एओए के थ्रू ये पावर उनको दिया गया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कितने एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। एंड नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 की लिमिट तो वो है ही 149 की। ये जो एडिशनल डायरेक्टर वो लोग अपॉइंट करते हैं, वो उसकी टेन्योर कितनी रहेगी, उसकी टेन्योर रहेगी अप टू द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि एजीएम में तो आप उसी डायरेक्टर को 160 फॉलो करके रीअपॉइंट कर सकते हो ना, तो उसे एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे क्यों रखना है? जनरल मीटिंग में तो आप 160 एनीवेज फॉलो कर सकते हो, तो इसकी टेन्योर कब तक की रहेगी, जनरल मीटिंग तक। लास्ट डेट जो होती है जनरली 30 सितंबर, पर अगर मान लो उस दिन तक आपकी जनरल मीटिंग नहीं हुई तो टेन्योर कब तक रहेगी, डेट ऑफ एजीएम और लास्ट डेट अप टू विच इट शुड बी कंडक्टेड विच एवर इज अर्लियर, यानी मैक्सिमम 30 सितंबर तक ही वो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे रह सकता है। क्वेश्चन आता है कि सर मान लो हमें उसी डायरेक्टर को वापस डायरेक्टर बनाना है तो सबसे पहले तो कंपलसरी वो जनरल मीटिंग में रिटायर हो जाएगा, उसकी टेन्योर खत्म। फिर 160 फॉलो करवा के उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से वापस नॉर्मल डायरेक्टर बना दो, सिंपल। ये जो एडिशनल डायरेक्टर है, ही विल बी काउंटेड अंडर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इवन ही विल बी काउंटेड फॉर द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो। एनी नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डायरेक्टर 15। ये जो एडिशनल डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकता है, पर याद रखिएगा जब एजीएम पे वो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे रिटायर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट भी छोड़ देगा। बोर्ड कांट रिमूव एडिशनल डायरेक्टर, बोर्ड अपॉइंट कर सकता है पर रिमूव करवाने के लिए कंपलसरी सेक्शन 169 की प्रोसेस ही फॉलो करनी पड़े। बोर्ड खुद उसे रिमूव नहीं कर पाएगा। अगर उसको वापस रीअपॉइंट करना है तो मैंने बताया कि आपको सेक्शन 160 की प्रोसेस फॉलो करनी पड़े, सिंपल। फिर ये था एडिशनल डायरेक्टर। दूसरा आता है सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर। कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए अब्रॉड जा रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो उसकी जगह पे उसकी एक प्रॉक्सी फुलफिल करने के लिए अगर बोर्ड चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, अगर बोर्ड चाहे तो उस ओरिजिनल डायरेक्टर की एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, विच इज अल्टरनेट डायरेक्टर, जो उस ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे ही गिना जाएगा। और जब वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस आ जाएगा तब ये अल्टरनेट डायरेक्टर ऑटोमेटिकली कंपनी से निकल जाएगा। इसका पावर भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होना चाहिए कि बोर्ड ऐसा अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। मान लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा पावर नहीं है तो एज अ स्पेशल प्रोविजन शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवा के भी बोर्ड को एम्पावर कर सकते हैं कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करो। अल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट होगा? जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर अ टर्म मोर देन और इक्वल टू 3 मंथ।
इसकी टेन्योर कब तक रहेगी? सी कैन आई से ये ओरिजिनल डायरेक्टर का प्रॉक्सी है और इसीलिए इसकी टेन्योर कब तक रहेगी? द मैक्सिमम टाइम ऑफ टेन्योर विच इज अवेलेबल टू दैट ओरिजिनल डायरेक्टर, या तो when original director comes back to India, whichever is earlier. ये अल्टरनेट डायरेक्टर अलग से मैक्सिमम में नहीं गिना जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो ओरिजिनल का प्रॉक्सी है ना, वो अलग डायरेक्टर थोड़ी है, तो इसे मैक्सिमम में नहीं गिना जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, प्रोवाइडेड, हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं अलग से, तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर जो अपॉइंट कर रहे हैं वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरी कंपनी के दो डायरेक्टर, मिस्टर पी और उसकी वाइफ मिसेस पी, ये दोनों डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं। मैं किसी भी एक ही बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ बोथ, नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिस्टर पी के लिए अलग अल्टरनेट डायरेक्टर रखना पड़े, मिसेस पी के लिए अलग अल्टरनेट डायरेक्टर रखना पड़े, एक ही बंदा एक ही कंपनी में एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर दो एक से ज्यादा डायरेक्टर के लिए नहीं बन पाएगा। ही कैन बी अल्टरनेट ओनली फॉर वन डायरेक्टर। अच्छा, मान लो इसी कंपनी का एक तीसरा डायरेक्टर है मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू क्या बोलता है पता है? मैं ही मिस्टर पी का अल्टरनेट डायरेक्टर बन जाता हूं। ये भी नहीं चलेगा। आप ही की कंपनी का कोई ओरिजिनल डायरेक्टर किसी दूसरी डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो क्या लिखा है? वन अल्टरनेट डायरेक्टर कांट बी फॉर टू ओरिजिनल डायरेक्टर इन द सेम कंपनी। हाँ, वो दूसरी कंपनी में बन सकता है। Plus, the original director of your company cannot be alternate for any other director of the same company. Alternate director can't be deemed reappointment. वो लोग का टेन्योर जब खत्म हो जाएगा तो डीम्ड रीअपॉइंट नहीं हो जाएंगे। अगर रोटेशन एप्लीकेबल है ओरिजिनल डायरेक्टर को, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ओरिजिनल डायरेक्टर का होगा। फिर वापस उसकी जगह पे उसी अल्टरनेट डायरेक्टर को रखना है तो 161(2) वापस यूटिलाइज कर लो, सिंपल। पर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट तो किसका होगा? ओरिजिनल डायरेक्टर का ही होगा इन अकॉर्डेंस विद 152 सबसेक्शन 6। फिर आता है सेक्शन 161 सबसेक्शन 3, नॉमिनी डायरेक्टर। आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा होगा, एक होल्डिंग कंपनी अपने मैनेजमेंट में से एक बंदे को सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर बना देती है, यह देखने के लिए कि कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं। इसे नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। या तो आपने यह भी देखा होगा कि जब एक कंपनी किसी बैंक के पास से लोन लेने जाती है तो फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस बैंक वाले अपने किसी एम्प्लॉय को उस कंपनी का डायरेक्टर बना देते हैं एज अ नॉमिनी डायरेक्टर। ये तभी बनाया जा सकता है जब आर्टिकल प्रोवाइड करे। व्हेन इट कैन बी अपॉइंटेड एज पर एनी अदर लॉ। अगर कोई लॉ है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ईडी को ये शक है एनफोर्समेंट डायरेक्टर को कि ये कंपनी जो है उसमें फैमा का कोई इरेगुलरिटी चल रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, तो ईडी अगर चाहे तो अपने किसी ऑफिशियल को कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर बना दे ताकि वो मैनेजमेंट पे नजर रख सके, या तो एज पर अग्रीमेंट विद बैंक एक्सेट्रा। और अगर शेयर होल्डर चाहे तो भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जा सकता है। उसकी टेन्योर कितनी रहेगी जो अग्रीमेंट में लिखी हुई है उस हिसाब से। ये नॉमिनी डायरेक्टर मैक्सिमम में गिना जाएगा पर वो टोटल नंबर में नहीं गिना जाएगा और वो नॉन रोटेशनल रहेगा। ही विल बी काउंटेड एज नॉन रोटेशनल। तो ये तो सिंपल था। लास्ट वन, सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, कैजुअल वैकेंसी। अगर 160 के थ्रू हमने कोई ओरिजिनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, शेयर होल्डर ने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, वो डायरेक्टर अचानक उसकी डेथ हो गई, उसने रिजाइन कर लिया, कुछ भी हुआ जिसके वजह से उसकी कैजुअल वैकेंसी हो गई। उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए आप एडिशनल डायरेक्टर तो अपॉइंट कर ही सकते हो, पर मान लो आपको एक नॉर्मल डायरेक्टर चाहिए, नॉट एडिशनल डायरेक्टर, और अभी के अभी जनरल मीटिंग बुलाया जा सके ऐसा भी नहीं है, तो आप कैजुअल वैकेंसी का पावर यूटिलाइज करके बोर्ड खुद एक बंदे को अपॉइंट कर देगा और इसको आप नेक्स्ट मीटिंग में रेटिफाई करवा लो ताकि वो कंटिन्यू रहे एज अ नॉर्मल डायरेक्टर। अगर एओए परमिट करता है तो आप यानी कि बोर्ड एक कैजुअल डायरेक्टर को अपॉइंट कर देगी हु विल बी रेटिफाइड बाय द मेंबर इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। किसकी कैजुअल वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हो? उसी डायरेक्टर की जो अर्लियर किसी जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था। तो मान लो बोर्ड ने किसी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह पे बोर्ड खुद कैजुअल वैकेंसी फिलअप नहीं कर सकता। कैजुअल वैकेंसी सिर्फ उन्हीं डायरेक्टर की होती है जो पहले जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए थे बाय शेयर होल्डर। उनकी टेन्योर कितनी रहेगी? वो जिस जगह पे अपॉइंट हुए हैं उस ओरिजिनल डायरेक्टर की जितनी टेन्योर बाकी थी उतनी। ये जो कैजुअल डायरेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम के लिए भी गिने जाते हैं और वो टोटल में भी गिने जाते हैं।
There can't be a casual vacancy of director who has been appointed because of other casual vacancy. जो बोर्ड ने अपॉइंट किया उसकी कैजुअल वैकेंसी बोर्ड खुद फिलअप नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। हर एक डायरेक्टर जो सेक्शन 161 में अपॉइंट हुआ है वो भी कंपलसरी उनके पास होना चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। Only those individual director can be appointed as additional director who are not failed to be appointed in general meeting earlier. मान लो एक बंदा है मिस्टर ए जिसने सेक्शन 160 के थ्रू डायरेक्टर बनने का ट्राई किया पर उसको 50% से कम वोटिंग मिला तो वो डायरेक्टर नहीं बन पाया। इस बंदे को बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना पाएगा क्योंकि ये तो शेयर होल्डर की तौहीन हो जाएगी ना कि आप भले रिजोल्यूशन पास ना करो बोर्ड अपॉइंट कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से क्या बोला गया है कि जो पहले जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो पाए वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। याद रखो, when one elected director reject to resume the office it is not a casual vacancy। आपने सेक्शन 160 फॉलो किया और फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को डायरेक्टर बनाने का रिजोल्यूशन पास हो गया, मिस्टर ए डायरेक्टर के तौर पे कल ज्वाइन करने वाला था कंपनी बट ही रिफ्यूज टू डू सो। अरे उसने अपनी ऑफिस चालू ही नहीं की थी, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट, तो ये कैजुअल वैकेंसी हुई ही नहीं। कैजुअल वैकेंसी कब होती है? जब डायरेक्टर के तौर पे उसने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो डायरेक्टर के पोस्ट से हट जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट वाज सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 टिल सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। नाउ फ्रेंड्स, सेक्शन 163 it is an optional section, it is not compulsory to be adopted। proportional representation for appointment of director। सी जनरली क्या होता है, सेक्शन 160 के थ्रू जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो तभी अपॉइंट हो पाता है जब एटलीस्ट 50% से ज्यादा शेयर होल्डर उसकी अप्रूवल दे दे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो वो शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी के बाकी के 49% तक के शेयर्स है उनके वोटिंग का कोई वैल्यू ही नहीं रहता बिकॉज वो लोग खुद डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो लोग। इन्हीं को अच्छा दिखाने के लिए आप सेक्शन 163 फॉलो कर सकते हो अगर कोई कंपनी चाहे तो, और अगर उसका आर्टिकल उसे परमिट करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ये सेक्शन अडॉप्ट करेगा। पर ये सेक्शन अडॉप्ट करने से होगा क्या, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एटलीस्ट 2/3 जितना हिस्सा उतने डायरेक्टर को देना पड़ेगा हु बिलोंग्स टू दिस 49% ऑफ माइनॉरिटी। क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन, यानी कि रोटेशन भी इनको अप्लाई नहीं होगा। इफ एओए परमिट्स then the representation of minority shareholder in the board of director is called as proportion representation। the option to appoint such director is with the company, यानी कि मेजॉरिटी खुद ही ये डिसीजन ले लेंगे कि हम लोग सेक्शन 163 फॉलो करेंगे। अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनिमम 2/3 डायरेक्टर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। इनकी टेन्योर कितनी? 3 साल की फिक्स टेन्योर है, ये लोग रोटेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए आर्टिकल में हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए। कौन सी कंपनी को 163 अप्लाई नहीं होगा? गवर्नमेंट कंपनी विच इज 100% गवर्नमेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी को ये सेक्शन फुलफिल नहीं होगा सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। तो वो लोग ये 163 फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल सेक्शन। 166 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर की ड्यूटी क्या क्या रहती है? पहली ड्यूटी, ही हैज टू एक्ट एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपलसरी उसको आर्टिकल के हिसाब से ही काम करना पड़े। सेकंड, ही हैज टू एक्ट इन गुड फेथ टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, उसको गुड फेथ में काम करना पड़े। तीसरा, ड्यू एंड रीजनेबल केयर प्लस इंडिपेंडेंट जजमेंट, वो हर एक काम करने में नुकसान हो रहा है कंपनी का, इट इज ओके, पर वो ना हो उसके लिए उसने सफिशिएंट केयर ली थी कि नहीं वो देखना पड़े। नॉट टू गेट इन्वॉल्व वेयर कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, और इसीलिए सेक्शन 184 लिया गया है जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉट अटेम्प्टेड और नॉट टू अचीव एनी अनड्यू गेन और नॉट टू डू एनी एडवर्टीजमेंट फॉर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव एंड पार्टनर। वो कंपनी का डायरेक्टर है, वो कंपनी को ही रिप्रेजेंट करेगा, कंपनी में रह के अपने किसी दूसरे बिजनेस को, रिलेटिव के बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगा। ही शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अदर, अगर असाइन करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर करेंगे, वो खुद नहीं कर पाएगा। अगर उसने असाइन कर दिया तो वो वॉइड भी माना जाएगा। अगर 166 के किसी प्रोविजन का उसने वायोलेशन किया तो पेनल्टी लगेगी, कितनी? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। ये भी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कंसेप्ट बहुत पुराना है और ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा भी है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट
कुछ ऐसे डायरेक्टर तो होने चाहिए जो कंपनी से जुड़े हुए नहीं है, जिनका कंपनी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, ताकि वो अनबायस रह के डिसीजन ले सके और अनबायस रह के ये जज कर सके कि ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि शेयर होल्डर के हर एक बेनिफिट सिक्योर रहे। हर एक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है, कुछ गिनी चुनी कंपनी है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। कौन सी ऐसी कंपनी है? फॉर हुम इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन इट इज मैंडेटरी फॉर, सबसे पहला तो लिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट कितने डायरेक्टर रखने पड़ेंगे इंडिपेंडेंट? मिनिमम 1/3, अपनी टोटल स्ट्रेंथ का एटलीस्ट 1/3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। अगर चाहे तो उससे ज्यादा रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते। और दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि यहां पे भी प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना पड़ेगा, पर अगर वो पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा, इक्वल टू नहीं है, ये सिर्फ 50 करोड़ है। ये हमें लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो उस पब्लिक कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर ऐसी पब्लिक कंपनी है तो उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे? मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चाहे तो ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को नहीं एप्लीकेबल होगा जो जॉइंट वेंचर है, होल्ली ऑन सब्सिडरी है किसी दूसरी कंपनी की, या डॉर्मेंट कंपनी है, तो उनको ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखेगी, सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट की वैकेंसी हो जाती है तो कब फुलफिल करोगे? सेम एज पर वुमेन डायरेक्टर, अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। मान लो किसी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर किसी भी साल 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, पर उसके बाद लगातार 3 साल तक वो हर एक क्राइटेरिया से नीचे रहती है, तो उस 3 साल के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना उसके लिए कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल हो जाएगा। इफ क्राइटेरिया टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीजेस फॉर 3 consecutive years आफ्टर सच अपॉइंटमेंट, then after 3rd year such director can be removed from the company and no new independent director can be appointed. It's okay. पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे मैंने बताया वो अनबायस्ड होना चाहिए, कंपनी के साथ उसके पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होने चाहिए, कंपनी का रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए? ये दिया गया है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर। सी 164 के हिसाब से तो बट ऑब्वियसली वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 149(6) की सारे रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करनी पड़े। सबसे पहला, ही शुड बी अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड अ नॉमिनी डायरेक्टर। वो खुद कंपनी का एमडी, डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, वुमन डायरेक्टर अगर है नॉर्मल केस में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बन सकता है। In the opinion of board of director, he is a person of integrity plus possess experience and expertise. बोर्ड के हिसाब से, और अगर उस कंपनी में एनआरसी है तो उसके हिसाब से वो इंटीग्रिटी वाला इंसान है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शुड नॉट और वॉज नॉट अ प्रमोटर और रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो खुद कंपनी का प्रमोटर नहीं है या प्रमोटर का रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 77 के हिसाब से देखने की। यहां तो कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का कोई रिलेटिव नहीं है, ऐसा बंदा होना चाहिए। यहां पे जब मैं बात करता हूं कंपनी की, तो ये कंपनी के साथ साथ उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी भी आ गई, यानी कि किसी होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर या उसका रिलेटिव, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव, ये भी मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। He should not have any pecuniary relation, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इस कंपनी के साथ उसका नहीं होना चाहिए। कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, उसके एसोसिएट के साथ, उनके प्रमोटर के साथ, उनके डायरेक्टर के साथ, सी सब वास्ट थिंग्स आर देयर। इन सभी लोगों के साथ मिला के उसके मॉनेटरी रिलेशन नहीं होने चाहिए। कब कब नहीं होने चाहिए? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज सपोज्ड टू बी अपॉइंटेड प्लस लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर।
यानी इस साल को गिन के 3 साल तक उसके कोई पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक के हो सकते हैं, उसकी टोटल इनकम के 10% तक का रिलेशन अगर है तो चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर याद रखिए, वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रेम्यूनरेशन क्लेम करेगा वो इस 10% में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, अगर उसके रिलेशन है पर पेक्यूनरी रिलेशन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल सेल परचेज के ट्रांजैक्शन जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है, मार्केट वैल्यू से ही हो रहा है, किसी दूसरे नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से ही वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो भी वो 10% की लिमिट में नहीं गिना जाएगा। तो वो ट्रांजैक्शन जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, मार्केट वैल्यू से नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा या कम वैल्यू पे हो रहा है, तो वो इस 10% में गिना जाएगा। और उस अगर 10% से ज्यादा उसकी टोटल इनकम से ज्यादा पेक्यूनरी रिलेशन है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ये पूरा पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट गवर्नमेंट कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, वो खुद कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या तो उस कंपनी का कोई की मैनेजरियल पर्सोनल यानी कि सीईओ, सीएफओ, सीएस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस कंपनी का, उसकी होल्डिंग का, सब्सिडरी का या एसोसिएट का ड्यूरिंग लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और जो बंदे को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं उसका रिलेटिव कंपनी का की मैनेजरियल पर्सोनल या तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट का केएमपी पिछले 3 साल में नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि उसका रिलेटिव कंपनी का एम्प्लॉय बन सकता है, वो की मैनेजरियल पर्सोनल नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट, वो या उसका रिलेटिव कोई भी ऐसी सीए फर्म, सीएस ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर के वहां पे एज अ पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं था जो कंपनी या उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट में पिछले 3 साल में अपॉइंट हुए, या तो कोई भी ऐसी लीगल फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है जिसका इन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉर अ वैल्यू मोर देन 10% ऑफ सच प्रोफेशनल रिसिप्ट। यानी कि कोई ऐसी लीगल फर्म जो अपनी टोटल रिसिप्ट का 10% से ज्यादा इन कंपनी के पास से कलेक्ट करती है, तो इस पर्टिकुलर फर्म में आप या आपके कोई भी रिलेटिव पिछले 3 साल में पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो सकेगा। कितना आपको देखना है ये देखो, he plus his relative together is not holding more than or equal to 2% of voting power of a company। यहां पे होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएटेड नहीं है। 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर अगर आपका इस कंपनी में है, 2% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग आपका इस कंपनी में है, आपका और रिलेटिव का मिला के, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। he plus the relative should not be CEO or a director in any not profit organization if that trust receives more than or equal to 25% of the donation from the director, promoter, company, holding, subsidiary, associate in which you are supposed to be a independent director। मुझे ए लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। मान लो मेरा रिलेटिव किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी है या किसी सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर है और उस सेक्शन 8 कंपनी का टोटल डोनेशन जो है उसका 25% से ज्यादा ए लिमिटेड या उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट वगैरह मिलके दे रहे, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। या तो अगर उस एनपीओ ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है फॉर मोर देन और इक्वल टू 2%, तो भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा। इतना सब देखेगा कौन, पहले तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। या तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो पर आपका कोई रिलेटिव है जो इस कंपनी में या उसकी होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी में सिक्योरिटी रखता है फॉर मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और द फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख विच एवर इज लोअर। या तो वो कंपनी से इनडेटेड है, कंपनी ने उसे लोन दी है 50 लाख से ज्यादा इन दिस ईयर प्लस लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, या गारंटी दी हुई है उसने कंपनी के लिए फॉर अ वैल्यू मोर देन 50 लाख, या आपके रिलेटिव का कोई भी पेक्यूनरी रिलेशन है फॉर अ अमाउंट मोर देन 2% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेटिव, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने अपने फास्ट ट्रैक में दिए हुए हैं जो मैंने बताया, जो online.jkshah क्लासेस पे अवेलेबल है। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके मैंने उसमें रखे हुए। Once the individual director is eligible, he has to give a declaration that he comply with section 149 subsection 6 कि भैया हाँ मैं ये सारी क्वालिफिकेशन खुद कंप्लाई करता हूं, ऐसा खुद सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि सब चेक करने तो कोई जा नहीं सकेगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही मंगवा लो। कब ये सेल्फ डिक्लेरेशन मंगवाओगे? इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही विल एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर and then after every board meeting, in the first board meeting of every financial year।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहां पे इंडिपेंडेंट वर्ड आएगा, दे विल अबाइड बाय शेड्यूल 4, प्रोफेशनल कंडक्ट है उनके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट हैव द स्टॉक ऑप्शन, वो ईसॉप्स नहीं ले सकते, प्लस दे कैन हैव रेम्यूनरेशन एंड सीटिंग फी एज पर सेक्शन 197, और अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो भी एज पर शेड्यूल 5। उनकी टेन्योर क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टेन्योर 5 साल की रहेगी, नॉन रोटेशनल, उससे कम हो सकती है पर उससे ज्यादा नहीं। 5 साल के बाद उसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप वापस रीअपॉइंट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पास करवाना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। 2 टर्म उसकी खत्म हो जाए उसके बाद कंपलसरी कूलिंग पीरियड आ जाएगा, कूलिंग पीरियड आ जाएगा 3 साल का। उस 3 साल के बाद वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप बन पाओगे। ड्यूरिंग दिस 3 years दैट पर्सन कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ इन दिस कंपनी इन एनी पोस्ट। याद रखिए, the director will not be liable for any contravention in which they had not consented or no knowledge, because they are independent, non executive director है, रोटेशन अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 164 के डिस्क्वालिफिकेशन उन्हें भी अप्लाई होंगे। अगर आपकी कंपनी में कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अलग ही आपको अपॉइंट करना पड़े। सेक्शन 150 एक एसोसिएटेड सेक्शन है 149 से, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये क्या बोलता है, आज की तारीख में अपनी कंट्री में क्या है कि किसी भी बंदे को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसे एमसीए के पोर्टल पे एक एग्जामिनेशन देनी पड़े। अगर उसमें वो क्वालिफाई होता है तो उसका नाम एक डेटाबेस में एंटर हो जाएगा एमसीए के पोर्टल पे। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी में अगर लेना है तो कंपलसरी वही हो पाएगा जिसका नाम इस डेटाबेस में लिस्टेड है। तो सबसे पहले ये एग्जाम में क्वालिफाई होना पड़े, डेटाबेस में नाम इंक्लूड करवाना पड़े, तभी जाके कोई कंपनी उस डेटाबेस में से किसी बंदे को उठा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना पाएगी, वरना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई अ बॉडी और एसोसिएट हु विल मेंटेन द डेटा बैंक फॉर द पर्सन हु इज विलिंग टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कंपनी विल अपॉइंट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम दैट डेटा बैंक ओनली। तो ये अभी कौन मेंटेन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे ये सारी चीजें मेंटेन हो रही है, जिसमें उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, नाम होगा, सरनेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसकी नेशनलिटी, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, क्या उसके सामने कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्या वो किसी दूसरी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई होगी। ये सारी चीजें अमेंडमेंट है, नवंबर 20 से एप्लीकेबल है, तो आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रजिस्टरिंग विद दिस डेटा बैंक अगर इसमें कोई चेंज होता है तो वो 15 दिन के अंदर आपको इंटीमेट कर देना पड़े। Within 1 year of inclusion of the name in this data bank, you have to pass one online proficiency test। एक आपको टेस्ट पास करनी पड़े और उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके आने चाहिए, कितने भी अटेम्प्ट में पास कर सकते हो, सीए जैसा ही है। However, this test is not applicable। कब कब आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, if that particular person has served for at least 10 years as a director or KMP। अगर किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, या कोई लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, इसके वहां 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो एज अ डायरेक्टर और केएमपी, तो आपको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस इज इनफ। मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर ए वर्किंग एज अ डायरेक्टर फॉर 5 years इन एक्स लिमिटेड, फॉर द सेम टाइम वर्किंग फॉर 5 years इन वाई लिमिटेड। दोस्तों इसका टेन्योर 5 साल ही माना जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते 5 साल एक कंपनी में, 5 साल दूसरी कंपनी में, टोटल 10 साल हो गया, नहीं, 5 साल इन एंड ऑल देखना है। कंपनी हैज टू कंप्लाई ड्यू डिलिजेंस बिफोर अपॉइंटिंग फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम दिस डेटा बैंक। किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट आने वाली एजीएम में अप्रूव की जाएगी शेयर होल्डर के द्वारा, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा कि हमने इसी बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे क्यों अपॉइंट किया है। सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं थी और इसीलिए 150 भी उन्हें अप्लाई नहीं होगा। अब आता है एक दूसरा सेक्शन, सेक्शन 151, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, पहले तो स्मॉल शेयर होल्डर यानी कौन, वो शेयर होल्डर इक्विटी या तो प्रेफरेंस जो कंपनी के टोटल शेयर्स रखते हैं फॉर अ फेस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20,000। समझ सकते हो आप, बहुत ही छोटे शेयर होल्डर है। अभी ये सारे शेयर होल्डर को कई कबार क्या हो जाता है कि हमारी तो कोई इस कंपनी में कुछ सुनता ही नहीं है, सब कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स की चलती है, तो इनको बुरा ना लगे इसके वजह से लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो
एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर सकता है। जो कौन अपॉइंट करेगा? ये स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलकर ही अपॉइंट करेंगे, ताकि उनको ऐसा लगे कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में बैठा हुआ है जो हमारी देखभाल रखेगा। वो जो पर्सन अपॉइंट होगा वो खुद शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये अप्लाई कौन करेगा? कंपनी के पास एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर जाएंगे, या तो टोटल स्मॉल शेयर होल्डर के एटलीस्ट 1/10, विच एवर इज लोअर, इतने लोग कंपनी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करवाना है, और वो लोग खुद अपॉइंट करेंगे। यानी कि जो वोटिंग होगी वो सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स की होगी। वो लोग खुद एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, हु विल बी कॉल्ड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी चाहे तो खुद ब खुद एक स्मॉल शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकती है ऑन अ सुओ मोटो बेसिस। After deciding the proposed candidate, they will give a notice before 14 days of the AGM to the company, जिसमें उसका नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, और अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर है तो फोलियो नंबर लिखा होगा। हाँ, अगर वो शेयर होल्डर नहीं है तो फोलियो नंबर की जरूरत भी नहीं है। उसमें एक स्टेटमेंट होगा कि मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैं 164 में डिसक्वालिफाइड नहीं हूं, और आई एम गिविंग माई कंसेंट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ये ऐसा होना चाहिए जो कंपलसरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के भी लायक हो, यानी कि 149 सबसेक्शन 6 के क्राइटेरिया फुलफिल करता होना चाहिए। उसका उसे डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, यानी कि ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ही विल नॉट बी रिटायर बाय रोटेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा। इसकी मैक्सिमम टेन्योर 3 साल की रहेगी, और आफ्टर द टेन्योर ही विल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। He will vacate the office if disqualified under 164 और vacating under 167, या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक नहीं रहता तो ऑटोमेटिकली स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं बन पाएगा। याद रखिए, ये पूरा सेक्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और ये स्मॉल शेयर होल्डर किसे बोला जाता है? जिसकी फेस वैल्यू शेयर्स की 20,000 या उससे ज्यादा है। मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है, फेस वैल्यू देखनी है। कोई भी एक बंदा एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनी में ही रह सकता है। यानी कि मैं एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हूं तो मैं किसी दूसरी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। एक बार वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे सीज हो जाता है, आफ्टर 3 years ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी मैनर विद दैट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। कूलिंग पीरियड आ जाता है 3 साल का। हाँ, उस कूलिंग पीरियड के बाद वो वापस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शायद बन सकता है, या तो किसी दूसरी कैपेसिटी में भी वो अपॉइंट हो सकता है। So that was again a very small section 151 small shareholder director. अब आता है section 168 resignation of a director. Along with that we'll study rule number 15 and rule number 16, जो क्या बोलता है? अगर कोई डायरेक्टर, चाहे वो 160 से अपॉइंट हुआ है, 161 से अपॉइंट हुआ है, 152 से अपॉइंट हुआ है, अगर उसे इस कंपनी में से रिजाइन करना है तो क्या? एज अ डायरेक्टर अगर वो रिजाइन करना चाहे तो सेक्शन 168 उसको पावर देता है टू रिजाइन। इसके लिए सबसे पहले तो उसे कंपनी को एक नोटिस देनी पड़ेगी इन राइटिंग। अगर वो चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, ये पहले कंपलसरी हुआ करता था, अब इट इज ऑप्शनल। ही कैन इन्फॉर्म टू आरओसी विद इन 30 days विथ डिटेल्ड रीजन दैट व्हाई ही इज गोइंग टू रिजाइन, इन फॉर्म नंबर DIR 11, ऑप्शनल है। अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो वो खुद ये फॉर्म साइन करने की जगह पे किसी प्रैक्टिसिंग CA, CMA, CS या किसी उसी कंपनी के किसी दूसरे रेजिडेंट डायरेक्टर को भी अलाउ कर सकता है उसके बिहाफ पे ये फॉर्म फाइल करने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको रिकॉर्ड पे लेगा। कंपनी क्या करेगी? कंपनी ROC को ये जो रिसिप्ट है उसके 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 भरेगी, और ये जो फैक्ट है कि ये बंदा रिजाइन कर रहा है ये अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करेगी। ये जो रेजिग्नेशन है वो क्यों आया, रीजन क्या था, उसके रीजन उसे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के बोर्ड रिपोर्ट में भी इंक्लूड करने पड़े, ताकि शेयर होल्डर समझ सके कि इन लोगों ने रिजाइन क्यों किया। ये रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा? इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द कंपनी और द डेट विच इज मेंशन्ड इन दैट नोटिस विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर ने ऐसा बता दिया कि मैं 1 मई से रिजाइन करूंगा, पर ये नोटिस कंपनी के पास 2 मई को आई, तो रेजिग्नेशन वैलिड होगा 2 मई से, लाइक दिस। डायरेक्टर इज लायबल फॉर द ऑफेंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। रिजाइन करने से उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, उसके टेन्योर में जो कुछ हुआ उसके लिए तो वो लायबल ही रहेगा। मान लो एक साथ सभी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया तो प्रमोटर दूसरे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, या तो ROC खुद, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट करेगा।
डायरेक्टर कैन विड्रॉ द रेजिग्नेशन बाय द कंसेंट ऑफ बोर्ड। एक बार रिजाइन करने के बाद वो ये रेजिग्नेशन विड्रॉ कर सकता है अगर बोर्ड अप्रूवल दे दे तो। यहां पे मैंने क्या बताया कि डायरेक्टर रिजाइन कर दे, उसके बाद कंपनी को DIR 12 फाइल करना है। मान लो सभी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया तो ये DIR 12 कंपनी के बिहाफ पे फाइल कौन करेगा? उस केस में MCA अलाउ करेगी किसी ऐसे डायरेक्टर को जो रिजाइन कर दिया है स्पेसिफिकली टू फाइल DIR 12, ताकि ये प्रोसीजर सारी फुलफिल हो जाए। इररिलेवेंट चीज थी पर फिर भी। सो 168 इज रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। अब ये तो रेजिग्नेशन था। मान लो कंपनी के शेयर होल्डर्स को चाहिए कि हमें इस बंदे को डायरेक्टर के तौर पे नहीं रखना है, इसे धक्के मार के बाहर निकालना है, तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 169। याद रखो, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है 152 में या 160 के थ्रू या 161 के थ्रू, रिमूवल तो होगा 169 से ही। प्रोसीजर तो यही एप्लीकेबल होगी। किसी भी जनरल मीटिंग के 14 दिन के पहले, पर 3 महीने के पहले नहीं। यानी कि मान लो मीटिंग होने वाली है 1 जुलाई से, 1 जुलाई पे तो जून, हाँ, तो 1 अप्रैल से लेकर एटलीस्ट 16 जून तक एक स्पेशल नोटिस देनी पड़े कंपनी को बाय द शेयर होल्डर दैट वी वांट टू रिमूव दिस शेयर होल्डर इन द अपकमिंग मीटिंग। स्पेशल नोटिस कौन दे सकता है? सेक्शन 115 के हिसाब से स्पेशल नोटिस देने का अधिकार उन शेयर होल्डर के पास है हु कलेक्टिवली हैज मोर देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और हु आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू नॉट लेस देन 5 लाख। कंपनी क्या करेगी? ये जो नोटिस है उसकी जानकारी बाकी सारे शेयर होल्डर्स को और उस डायरेक्टर को देगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, और उस डायरेक्टर को एक मौका दिया जाएगा अपने आप को प्रेजेंट करने का कि प्लीज मुझे रिमूव मत करो, आइदर इन राइटिंग और ओरली ड्यूरिंग द मीटिंग। पर अगर किसी शेयर होल्डर को लगता है कि अपने मौके का गलत फायदा उठाएगा, मेलोड्रामेटिक बन के लोगों का गलत अटेंशन अपने सामने लेगा, बहुत लोग करते हैं ऐसा, तो वो लोग एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना देने के लिए ट्राइब्यूनल में अगर जाए और ट्राइब्यूनल इसे अप्रूव कर दे कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलनी चाहिए, ये डायरेक्टर इसका गलत फायदा उठाएगा, तो वो रिटन रिप्रेजेंटेशन या ओरल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। फिर क्या होगा? जनरल मीटिंग में वोटिंग होगी कि कितने कितने लोग इसे रिमूव करना चाहते हैं, और अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया तो वो बंदा रिमूव हो जाएगा। क्यों ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? सेक्शन 160 में क्या बोला गया है? शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही तो अपॉइंट करते हैं, तो उसे निकालने के लिए भी क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, नॉट स्पेशल रिजोल्यूशन। पर हमने 149 में देखा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर दूसरी बार अपॉइंट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन। तो उस दूसरी टर्म में अपॉइंट हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए भी क्या लगेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। यानी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पहली टेन्योर चल रही है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अगर उसकी दूसरी टेन्योर चल रही है तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। कितने कितने ऐसे डायरेक्टर है जिसको शेयर होल्डर 169 से रिमूव नहीं कर पाएंगे? पहला, ऐसा डायरेक्टर जो खुद ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है। दूसरा, प्रोपोर्शनल डायरेक्टर जो 163 माइनॉरिटी ने अपॉइंट किया है। नॉमिनी डायरेक्टर जो बैंक ने या गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। इन लोगों को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये जो रिमूवल हुई उसकी वैकेंसी आप उसी मीटिंग में फिलअप कर सकते हो अगर स्पेशल नोटिस में इसका भी एजेंडा रखा गया था, और अगर शेयर होल्डर वो ना कर पाए तो बोर्ड कैजुअल वैकेंसी बाद में फिलअप कर ही लेगा, और उसकी टेन्योर कितनी रहेगी? जितनी प्रीडिसेसर डायरेक्टर के पास थी उतनी। हाँ, पर जो शेयर होल्डर ने निकाल दिया वो रिमूविंग डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वापस अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। अब ये डायरेक्टर खुद रिजाइन करे या तो उसे रिमूव कर दो, तो सवाल आता है कि उसकी बाकी की जो टेन्योर के लिए उसे पैसा मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा, तो क्या उसका कुछ कंपनसेशन वो लेगा कि नहीं लेगा? कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, इसके बारे में सेक्शन 202 एलाबोरेट करता है कि कब कब आप मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर जिसकी ऑफिस लॉस्ट हुई उसको कंपनसेशन दे पाओगे। पॉइंट टू बी नोटेड इज किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप 202 के अंदर कंपनसेशन नहीं दे पाओगे। कंपनसेशन अगर आपको 202 में देना है तो कंपलसरी वो क्या होना चाहिए? एमडी, WTD या तो मैनेजर। पर कब कब आप सेक्शन 202 में इन तीन को भी नहीं दे पाओगे, इन तीन को भी आप कंपनसेशन नहीं दे पाओगे अगर उन लोगों ने खुद ही रिजाइन किया है 168 के अंदर।
अरे अगर खुद ही रिजाइन किया है तो काहे का कंपनसेशन, आपकी मर्जी से रिजाइन किया, हमने थोड़ी निकाला। यहां तो वो वैकेट हो गए 167 के थ्रू, आपने एक्ट को कॉन्ट्रावेन किया, कंपनसेशन थोड़ी मिलेगा। यहां कंपनी उन्हीं के वजह से वाइंडिंग अप में चली गई। यहां तो अगर वो किसी फ्रॉड में गिल्टी होने के वजह से उनको रिमूव किया गया, हाँ फ्रॉड नहीं था और रिमूव किया गया देन इट इज ओके, पर फ्रॉड के वजह से रिमूव किया गया देन इट इज नॉट ओके। और अगर मान लो उनकी जो लॉस ऑफ ऑफिस है उसके 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई और कंपनी के पास शेयर होल्डर को देने का पैसा नहीं है, तो डायरेक्टर को कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रीजन है तो एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को 202 के अंदर कंपनसेशन दिया जाएगा, पर मैक्सिमम कितना, एक फॉर्मूला बता रहा हूं याद रखना, उसका एवरेज रेम्यूनरेशन पिछले मैक्सिमम 3 साल का मल्टीप्लाई बाय उसके बैलेंसिंग टर्म मैक्सिमम 3 साल। तो मान लो एक बंदा है एमडी है जिसका पीछे का 3 साल का एवरेज रेम्यूनरेशन ऑन एन एवरेज 10 लाख का और उसकी 2 साल की टर्म बाकी थी पर उसके पहले उसकी ऑफिस लॉस्ट हो गई, तो उसको मैक्सिमम कंपनसेशन आप 202 के अंदर कितना दे पाओगे, 10 लाख इंटू 2 यानी कि 20 लाख। यानी मैक्सिमम मल्टीप्लाई किससे करोगे, बैलेंसिंग टर्म के साथ, पर वो 3 साल से ज्यादा नहीं हो पाएगा। एक बार कंपनी ने रेम्यूनरेशन दे दिया, कंपनसेशन दे दिया, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो यार गलत दे दिया, इसको तो नहीं देना था। एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके थ्रू आप ये रिकवर कर पाओ। यू कैन नॉट रिकवर द रेम्यूनरेशन विच यू कंपनसेशन विच यू हैव गिवन। ये ऐसा 1956 का एक जजमेंट था। फिर हमने देखा कि हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट होने से पहले लेना पड़ता है कंपलसरी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर उसके पास ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। आपको पता रहेगा कि वो एलएलपी का पार्टनर भी नहीं बन पाएगा। तो ये डिन लेना कंपलसरी है। डायरेक्टर नंबर इज अलॉटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड डीपीआईएन, जो मैंने बताया डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप नंबर। नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अनलेस ही इज अलॉटेड डिन। 153 क्या बोलता है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में और जितना इंपॉर्टेंट है उतना कवर कर लिया है। Person will make an application to central government, that is MCA, who will appoint director identification number. कब तक कर देने का, within 1 month from the receipt of such application. No application for another DIN. एक बार DIN के लिए अप्लाई कर दिया तो दूसरी एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। In 1 month from the receipt of DIN, intimate to all the company in which he is director. मान लो पहले के ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, जब आप डायरेक्टर हो पर DIN नहीं होता था, तो डिन आने से 1 महीने के अंदर अंदर सारी कंपनी को बता दो कि मेरे पास डिन आ गया। अभी तो ये इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टर ही तब बन पाओगे ना जब डिन है आपके पास, तो ये इंटीमेट करने का तो बारी ही नहीं आएगा। हाँ, कंपनी को क्या करना है, उसके पास हर एक डायरेक्टर के डिन की इंफॉर्मेशन आ जाए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है दैट आई हैव द डिन ऑफ ऑल द डायरेक्टर। अगर कंपनी 15 दिन में ये इंटीमेट नहीं कर पाई तो 25,000 का जुर्माना, पेनल्टी ऑफ 25,000। अगर कंटिन्यूअस डिफॉल्ट चालू रहा तो 100 पर डे मैक्सिमम 1 लाख, प्लस उस कंपनी के हर एक ऑफिसर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर उन्होंने ये नहीं किया तो उन डिफॉल्टिंग ऑफिसर को पेनल्टी मिनिमम 25,000, और अगर वो कंटिन्यूअस है तो 100 पर डे मैक्सिमम 1 लाख। कभी भी डायरेक्टर आरओसी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करता है तो वो हर एक कम्युनिकेशन में उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना पड़े। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया 152, 156 कोई भी ऐसे प्रोविजन में, तो डायरेक्टर को पेनल्टी लगेगी अप टू 50,000, और अगर कंटिन्यूअस है तो 500 फॉर पर डे। आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैंसल कब हो जाएगा, जब वो डुप्लीकेट पाया गया, आपने दूसरी एप्लीकेशन की थी ऐसा पाया गया तो वो दूसरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। या तो इट वॉज ऑब्टेन इन अ रॉन्गफुल मैनर, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन देके डिन ऑब्टेन किया था, देन आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो कैंसिल हो जाएगा। बाय डेथ ऑफ अ पर्सन, पर्सन की डेथ हो गई, व्हेन ही इज डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, तो वो डायरेक्टर भी नहीं बन पाएगा, तो डिन भी ले लो वापस। एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, वापस डिन ले लो। या तो उसने खुद ही सरेंडर करने के लिए अप्लाई कर दिया कि मैं अभी फ्यूचर में डायरेक्टर नहीं बनूंगा, तो ये डिन कुछ काम का नहीं है, लो सरेंडर कर देता हूं। अगर केवाईसी, DIR 3 केवाईसी का एक फॉर्म है जो फाइल करना पड़ता है केवाईसी अपडेशन के लिए, अगर ये नहीं भरा तो भी आपका जो डिन है ना वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर उसे रीएक्टिवेट करवाना पड़ता है 5,000 की पेनल्टी देके, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, मान लो डिन देने के बाद उसमें जो इंफॉर्मेशन दी थी, नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह,
उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस का क्या करोगे, विद इन 30 डेज आपको DIR 6 फॉर्म नंबर फाइल करना पड़े और ये चेंजेस इंटीमेट कर देने पड़े चेंज होने के 30 दिन के अंदर अंदर। तो DIR 6 आपको डाउनलोड करना है, वो फिलअप करना है, उसके साथ जो नया प्रूफ है वो अटैच करो और ये डिजिटल साइन CACS की साइन लेके अपलोड कर दो। तो दैट इज फॉर द चेंजेस अंडर DIR 6। सेक्शन 170 क्या बोलता है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP। हर एक कंपनी को कंपलसरी है एक रजिस्टर मेंटेन करना। कहां पे मेंटेन करना पड़े, अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे, for the directors and KMP along with the details of securities held by them in a company holding subsidiary associate। तो डायरेक्टर कौन कौन है, KMP कौन कौन है, नाम, एड्रेस, कितने शेयर्स हैं उनके पास, ये सारी चीजें आपको उस रजिस्टर में डालनी पड़े। और ये आप कितने दिन में कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट होती है तो DIR 12 में ये रजिस्टर आपको अपडेट भी करना पड़े। रजिस्टर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं है। ये रजिस्टर रख के करोगे क्या, सेक्शन 171 के अंदर कंपनी के हर एक मेंबर के पास वो राइट है कि ये रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सके ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। कंपनी उसे रोक नहीं पाएगी। अरे उसमें से वो कॉपी भी निकलवा सकते हैं और कंपनी उसे वो कॉपी, वो एक्सट्रैक्ट देगा विद इन 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्टर जनरल मीटिंग के वक्त AGM पे भी रखा जाएगा ताकि हर एक मेंबर उसे इंस्पेक्ट कर सके। अगेन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 100% गवर्नमेंट कंपनी। इस पूरे चैप्टर में जहां जहां पे कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है जिसके लिए सेपरेट पेनल्टी नहीं दी गई है तो कंपनी खुद और उसका डिफॉल्टिंग ऑफिसर विल बी लायबल फॉर मिनिमम 50,000 रुपीज ऑफ पेनल्टी विच विल बी कंटिन्यू फॉर 500 पर डे। पर कंपनी के लिए मैक्सिमम 3 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए मैक्सिमम 1 लाख। दिस इज अमेंडेड एज पर अमेंडमेंट एक्ट 2020। So guys, this was chapter number 1, appointment and qualification of director from section 149 till section 172 in a very summarized manner, but मैंने हर एक क्रिटिकल पॉइंट को यहां पे कवर कर लिया। एग्जाम के पिछले दिन आप इतना देख लो तो चल जाए। याद रखना मैंने यही की यही चीजें ज्यादा इलाबोरेटिव मैनर में विथ ऑल द ICI मॉड्यूल पेजेस कवर की है इन द फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ online.jkshah classes। इसका जो दूसरा चैप्टर है दैट विल स्टार्ट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।